ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, राधे 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 राधे। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस 3y एक्स स्क्वायर log x का पीआई कितना होगा? अच्छा, कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से थोड़ा सा बदलाव करेंगे। कल से ये जो क्लास है, ये वाली क्लास को तो कंटिन्यू रहने देंगे 3 दिन और। मतलब बुधवार तो आज हो गया, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन इसको कंटिन्यू रहने देंगे। और जो सीनियर वाली क्लास है उसको गाइडेंस क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। अब 3 दिन, क्योंकि जो पढ़ना था वो तो मोटा मोटी हो गया और रिवीजन है वो उसमें चलता रहेगा। तो 3 दिन थोड़ा सा और चीज़ों पे बात कर लेते हैं। पेपर के बारे में बात कर लेते हैं, पेपर को अटेम्प्ट करने के बारे में बात कर लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ ये जो चीज़ें है अब उन चीज़ों पे थोड़ी बात कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस वाला काम तो अब लास्ट है ना। मंडे को तो पेपर ही है आप लोगों का, और जीके का पेपर है। अब जीके का पेपर है तो आप भी 2-3 दिन अब जीके पढ़ेंगे। तो आप लोग जीके पढ़ें तो ठीक है, आप अब जीके पढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि मंडे को है आपका फर्स्ट पेपर है, तो पहला पेपर तैयार करेंगे अब आप लोग। तो थोड़ा सा आपको भी राहत मिल जाएगी। तो अब हम एक क्लास तो इसकी चलने 3 दिन और चलने देते हैं, फिर उसके बाद में आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करते रहेगा। 3 दिन में हम थोड़ा सा गाइडेंस क्लास ले लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और चीज़ों के ऊपर। अगर आपको लगता है कि अब ये भी बंद कर देनी चाहिए तो मुझे मैसेज कर दो। अगर आपको लगता है, क्योंकि फालतू में आप पे दबाव नहीं आना चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से, क्योंकि जो लास्ट का समय है ना उसको बिगाड़ना नहीं है अपने को। ये लास्ट का समय है, इसको बिगाड़ना नहीं है। मंडे को आपका पेपर है, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार 4 दिन आपके हाथ बचे हैं। अगर आपको लगता है कि ये बस ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे रोक देते हैं और हम अदर क्लासेस पे बात कर सकते हैं। अदर क्लासेस लेकर डिस्कस कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, है ना। कहीं ये ना हो कि आप मुझ में इंगेज हो जाएं, क्योंकि अब 3 क्लासेस होती है। 3 क्लासेस खूब टाइम लेती होगी, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। दोपहर से शुरू होती है तो रात तक चलती है। तो आप डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पहला पेपर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि खाली सेकंड पेपर ही बस जो करेगा वो करेगा, पहला पेपर भी अपना रोल प्ले करेगा। तो पहला पेपर भी जरूरी है, दूसरा भी जरूरी है। तो कोई ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि भाई ठीक है, अब बढ़िया बहुत है, इतना शांत, तो ठीक है, हम इसको रोक देते हैं और अदर क्लासेस पे बात कर सकते हैं। अदर क्लासेस मतलब वही गाइडेंस की, टेस्ट के ऊपर बात कर सकते हैं, कट ऑफ के ऊपर बात कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन करने चाहिए। तो हम उन चीज़ों पे बात कर सकते हैं। तो आप लोग अभी डिसाइड कर लीजिए, मुझे बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, है ना। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तो क्या है, मेरे तो काम यही है ना, अपना तो काम यही है, पढ़ाना ही है। तो मुझे लगता है आप पे दबाव नहीं आए अगर आप कर, क्योंकि लास्ट का टाइम बिगाड़ना नहीं होता। लास्ट के टाइम में क्या फालतू में ये क्लासेस लेके बिजी नहीं करना। आप अपने हिसाब से, अपना खुद की मर्जी की, अपने हिसाब की चीजें पढ़े, तो ये ज्यादा बेहतर है। हाँ, अच्छा, रिवीजन क्या आज ये लास्ट क्लास है, हाँ ठीक है, ये ठीक है। मुझे भी ये लग रहा है कि अब ये बीच में अब जो 3-4 दिन है ये फालतू में, इनमें ज्यादा आपको डिस्टर्ब ना करके हम कायदे की जो मुद्दे की बात है वो करें तो ज्यादा ठीक है ना। ठीक है, फिर आज ये काम करते हैं, आज इसको क्लास कर देते हैं। और अब जो बचे हुए 3 दिन है ना, बचे हुए 3 दिन अपन अदर चीजों पे बात कर लेते हैं, कट ऑफ पे बात कर लेते हैं, कंपटीशन पे बात कर लेते हैं, पेपर के करने के तरीके पे बात कर लेते हैं ना, उस पे बात कर लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग के ऊपर बात कर लेते हैं। हम इन चीजों पे बात कर लेते हैं जो रिजल्ट को प्रभावित करती है इनडायरेक्टली। उन चीजों पे चर्चा कर सकते हैं 3 दिन, ताकि ये बंद करके उस पे बात हो जाए। ठीक है, ठीक है, चलो आज वाली क्लास करके कल से हम लोग और चीजों पे, टेस्ट एनालिसिस के ऊपर बात कर लेते हैं, इन पे बात कर लेते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है ना, सही लगा, मुझे भी ये सही लगा। मुझे लगा लास्ट के यार 4-5 दिन बिगाड़ने नहीं है, क्योंकि जो मैं कल भी मैंने क्लास में कहा था कि अंतिम 5 दिन से सिलेक्शन होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी है, और शायद नहीं होगा, लेकिन 5 दिन आपके सिलेक्शन को खराब जरूर कर सकते हैं। सिलेक्शन करवा तो नहीं सकते, लेकिन सिलेक्शन खराब कर सकते हैं। तो फालतू में 5 दिन में इधर उधर भटकना और दिमाग खराब करना, बेटर है कि आप 5 दिन में अपने हिसाब का कोई भी बढ़िया सा, जो आपको फर्स्ट पेपर है पहले उसको तैयार करो, उसको दो, फिर अपनी मैथ्स है अपने हिसाब से पढ़ो, हमारे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से पढ़ो। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको करते हैं z बराबर log x। सवालों का कोई अंत नहीं है, सवाल चलते ही रहेंगे।
हाँ, उसके बाद में आप ये हो जाए, आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो जाए, उसके बाद में इस बैच को हम सेकंड ग्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। फिर सेकंड ग्रेड के लिए क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा प्लान उसका बदलेंगे, प्लान चेंज करेंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड का अलग तरीके से कुछ प्लान सोच रहा हूँ कि कुछ इसको किस तरीके से करेंगे। उसमें टाइम है, मेनली उसमें टाइम पड़ा है हमारे पास, लगभग 2.5-3 महीने तो तकरीबन है ही, क्योंकि अगर सितंबर में होता है तो 2.5 महीने तो टाइम पड़ा ही है, और ये भी कुछ समय और ऐड कर लें तो लगभग 2.5-3 महीने का समय है। तो उसमें 2.5-3 महीनों में क्या किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग एक नया प्लान बना के फिर इसको हम आगे दे देंगे, सेकंड ग्रेड की दिशा में इसको मोड़ देंगे। फिर इसको सेकंड ग्रेड में कैसे 2.5 महीने में क्या किया जा सकता है, क्या बेहतर किया जा सकता है, फिर उसकी तरफ चल पड़ेंगे। ठीक है, चलो। z बराबर log x, x बराबर e की पावर z, तो ये हो गया आपका एक्स डी बराबर डी डैश, एक्स डी बराबर डी डैश, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर डी डैश माइनस 1, तो ये हो गया डी डैश माइनस 1, एक्स की जगह आ जाएगा e की पावर 2z, log x की जगह z। z e की पावर 2z, पी आई निकालना है, पी आई बराबर e की पावर 2z बाहर आ जाएगा, डी डैश प्लस 2 का होल स्क्वायर e की पावर 2z, डी डैश का स्क्वायर प्लस 4 डी डैश माइनस 2 डी डैश माइनस 4 प्लस 3 z e की पावर 2z, डी डैश का स्क्वायर माइनस प्लस 2 डी डैश, 4 से 4 कट गया प्लस 3, इसको ऊपर ले जाओ, विस्तार कर दो, 3 कॉमन निकाल लो पहले तो 3 कॉमन निकालने पर अब इसे ऊपर ले जाओ, विस्तार कर दो, विस्तार एक बार बहुत होगा, क्योंकि जेड की पावर 1 है, तो एक ही विस्तार काफी है। ब्रैकेट्स खोलेंगे, z आएगा, z प्लस 1/3, z का 2 बार अवकलन 0, अच्छा माइनस आएगा पहले चीज, विस्तार करेंगे तब माइनस में आ जाएगा 1 माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस 2 डी डैश बटा 3, एक ही बार विस्तार होगा, 1/3 e की पावर 2z, z माइनस 0 प्लस 2,
z माइनस 2/3, लघुत्तम लेके 3 बाहर आ जाएगा, 1/9 e की पावर 2z 3z माइनस 2, z e की पावर z की जगह x आ जाएगा, 1/9 x स्क्वायर 3 log x माइनस 2। ऐसा आंसर है क्या कोई? ऐसा तो कोई नहीं है। सही है, none of these। माइनस आयटा का ऑर्डर कितना है? गुणन समूह में माइनस आयटा का ऑर्डर कितना है? तो यहाँ पे आयटा जो है, आयटा इसका जनक है, ये चक्रीय ग्रुप है, बिल्कुल आयटा इसका जनक है, आयटा इसका जनक है, तो इसकी कोटि 4 के बराबर होगी। आयटा और माइनस आयटा दोनों ही इसके जनक है, और जनक की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है, तो इसकी कोटि भी 4 हो जाएगी। ये कर लिया था हमने ना, रिपीट हो रहा है ये। एक अनुक्रम में xn बराबर 1/n जो कि कन्वर्ज करता है 0 पे, मतलब अभिसरप्त होता है 0 पे। ये बात किस आधार पे सत्य है? इसका जो प्रूफ है वो किस आधार पर हम साबित करते हैं कि हाँ भाई ये 0 पे अभिसरप्त कर रहा है? कौन सी क्वालिटी का हम इस्तेमाल करते हैं? कौन सी क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं? किस क्वालिटी का इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं ये कौन से अभिग्रहित है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई ये बात सही है? याद करो, समझाया हुआ है ये बात है, अभिग्रहितों में महत्व समझाया हुआ है मैंने। ये आर्कमिडियन प्रॉपर्टी है या कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है, पूर्णता अभिग्रहित है या आर्कमिडियन है? बिल्कुल ये पूर्णता अभिग्रहित है, ये पूर्णता अभिग्रहित है, क्योंकि ये जो सेट बनेगा, ये जो समुच्चय बनेगा, ये समुच्चय बनेगा 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सेट बनेगा। इस सेट में कभी भी 0 नहीं होगा, इस सेट में 0 नहीं होगा, इस सेट में 0 नहीं होगा। लेकिन हमारा पूर्णता अभिग्रहित हमें कहता है कि अगर कोई सेट बाउंडेड है, अगर कोई सेट बाउंडेड है तो उसका उच्चक और निम्नक दोनों विद्यमान होंगे, और उच्चक और निम्नक के विद्यमान होने की गारंटी कौन लेता है? उच्चक और निम्नक के विद्यमान होने की गारंटी कौन लेता है? पूर्णता अभिग्रहित। अगर पूर्णता अभिग्रहित अगर नहीं होता तो 0 कभी भी इसका निम्नक नहीं होता, और 0 निम्नक नहीं होता तो 0 पे अभिसरित भी ये नहीं करता। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है वो पूर्णता अभिग्रहित है। पूर्णता अभिग्रहित के कारण ये संभव हो पाया। आर्कमिडियन में होता है nx ग्रेटर देन y,
प्रत्येक x को जोड़ जोड़ के आप y से बड़ा कर सकते हैं। अगर x और y दो धनात्मक संख्याएं हैं तो एक धनात्मक संख्या को बार बार जोड़कर आप दूसरी संख्या से बड़ा कर सकते हैं। ये आर्किमिडीज है। वैसे इतना सिंपल है नहीं जितना सिंपल मैंने बोला, बड़ा भयंकर, इनकी बनावट बड़ी खतरनाक होती है। आर्किमिडीयन परगुण जो होते हैं ना, बड़े खास परगुण है, वो बहुत खास परगुण है। इसकी पावर जो है ना, वो आपको समझाती है कि आपके जो नंबर सिस्टम है, आपके जो नंबर सिस्टम में हर छोटे से छोटा नंबर जो है उसकी पावर क्या है, वो कितना है, बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा होगा, लेकिन पूरा रियल नंबर जो है ना, वो सबसे छोटी चीज से पूरा बड़ा रियल नंबर अथाह है, अनंत है, लेकिन वो जो बना हुआ है वो सबसे छोटे तंत्र से बना हुआ है, सबसे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे हम एक कहावत आती है जो बोलते हैं कि सागर जो है वो बूंदों से बना हुआ है। ये प्रतीक है, सागर काफी बड़ा, बूंद सबसे छोटी, है ना। बूंदों से सागर बना होता। हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बहुत छोटे कण फाउंडिंग एलिमेंट होते हैं जो इतने बड़े अनंत को तैयार करते हैं। तो ये जो थ्योरम है, ये वाला जो आर्किमिडीयन परगुण है, ये परगुण इसी बात की ताकत को समझाता है आपको कि देखिए, छोटा से छोटा कण भी आपके पूरे रियल नंबर को तैयार करवाता है। तो ये अल्प से अनंत की यात्रा है। हाँ, बस वही कर रहे हैं, कल यही कर रहे हैं। आज बस लास्ट कर देंगे प्रैक्टिस क्लास और कल से गाइडेंस क्लास शुरू करेंगे। कल से चर्चाओं का दौर जारी करेंगे, कल यही करेंगे। हाँ, नहीं, मुझे भी कोई आप लोगों को परेशान नहीं करना। अब वो से भी सही बात है, लास्ट के जो अंतिम 4-5 दिन होते हैं उसमें वही होते हैं, हौसला अफजाई हो, मोटिवेशन हो, 4-5 दिन आप लोग सही से सोच पाए, सही से कर पाए, शांत रह पाए, ये चीजें ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पढ़ना तो हो गया, अब लास्ट में जैसे 5 दिन में, अब कौन सा 5 दिन में कोई, अब कोई 5 दिन में आपको कोई पेपर मिल जाए तो बात अलग है ना। कोई उड़ता हुआ पेपर आप तक पहुंच जाए तो बात अलग है। बाकी 5 दिन में कुछ ऐसा नहीं पढ़ा जा सकता कि भाई पेपर तय हो जाए। अब तो बस ये हो सकता है कि 5 दिन में शांत रहा जाए, 5 दिन में थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाए, 5 दिन में थोड़ी वो छोटी मोटी अपनी गलतियां हैं उन पे काम कर ले, बस ये चीजें ठीक कर सकते हैं। देखो dy, इसको उधर ले जाओ, a स्क्वायर dx बटा dy। ये इधर आ गया, पदों को इधर कर लो, भाग दे दो a स्क्वायर का। if के लिए ये p, e 1 बटा a स्क्वायर y, या y बटा a स्क्वायर।
थैंक यू रोहित। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x किसके बराबर है? तो आप उसको ले लो, इसे y मान लो, है ना। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x tan हाइपरबोलिक x बराबर e की पावर x, e की पावर माइनस x बराबर y। एक बार बना लेते हैं फिर याद कर लेना। e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x कॉमन लेके कट कर दो, वज्र गुणा कर दो, e की पावर 2x माइनस 1 log लेने पर x का मान रख दो, x बराबर tan हाइपरबोलिक इनवर्स y। दो को इधर भेज दो, ये tan हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। अब याद रख लेना, एक दो बार हाथ से बना के देख लेना ताकि आप, हाँ इनवर्स है ये, tan हाइपरबोलिक इनवर्स इनवर्स है, इनवर्स है तो बस उल्टा करना होता है। x y के पदों में लिखा हुआ है, y को x के पदों में लिखेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स को y माना, फिर x का मान y के पदों में निकाला, मान रख दिया। अच्छा थैंक यू। शुक्रिया। ऑलराउंडर। वन प्लस ई की पावर एक्स बटा वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स बटा वाई 1 माइनस एक्स बटा वाई डी वाई। एक्स बटा वाई को मान लो ये हो गया समघात, एक्स बटा वाई बराबर वी।
x बराबर वाई वी प्लस वी, या dx बटा dy का मान रख दो, यहाँ पे भाग भी दे दो, dx बटा dy बना लो, इसको उधर ले जाओ, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल के कट भी कर सकते हो। x बटा y का मान रख दो, माइनस माइनस प्लस, v को इधर ले आओ, इनको इधर ले जाओ, नीचे वाले को t मान लो, v प्लस t का मान v का मान x बटा y, ब्रैकेट खोलने पर x प्लस ये आपका आंसर आ गया। एक हवाई जहाज क्षैतिज वेग u से h ऊंचाई पर उड़ रहा है, एक गिराए गए पैकेट को जमीन पे पहुंचने पे कितना समय लगेगा? ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से यूज करिएगा। इसमें कहा गया कि क्षैतिज वेग है, वेग को पहले पढ़ो, क्षैतिज वेग है।
ध्यान से देखो। तो इसमें क्या है, देखो क्षैतिज वेग u है। अब क्षैतिज वेग u है तो क्षैतिज वेग सिर्फ क्षैतिज दूरी करवा सकता है। क्षैतिज वेग केवल क्षैतिज दूरी करवा सकता है, ऊर्ध्वाधर दूरी नहीं करवा सकता। ऊपर और नीचे का काम तो ऊर्ध्वाधर घटक ही करेगा। ये हवाई जहाज है। ठीक है। अब हवाई जहाज जो है वो u वेग से उड़ रहा है क्षैतिज में। अब वो अगर कोई वस्तु गिराता है, ध्यान से समझना बात को, अगर ये कोई वस्तु गिराता है अपने यहां से, तो इसमें इस वेग u का कोई लेना देना नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि u केवल इसको इधर धकेल रहा है, u सिर्फ इधर धकेल रहा है। ये तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण जा रहा है, ये तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण जा रहा है, नीचे तो गुरुत्वीय त्वरण की वजह से जा रहा है। ये जो अभी आपको इधर चलता हुआ नजर आ रहा है, ये u की वजह से हो रहा है। तो u तो उधर ले जा रहा है। u का ऊपर नीचे वाली जो गति है इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई हाथ नहीं है u का। अगर u 0 होता तो क्या होता? बोला सीधा गिर जाता। बस तो u, इसका मतलब u जो है वो सिर्फ इधर धकेल रहा है, u का इसमें कोई रोल नहीं है। u का इसमें कोई रोल नहीं है। इसका वैसे ही होगा जैसे प्रारंभिक वेग 0 है। किसी वस्तु को छोड़ दो और गाड़ी चलती हुई गाड़ी से फिर फेंक दो, उससे वो टाइम उतना नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर नीचे की में इसका कोई वेग नहीं है, ऊर्ध्वाधर कोई वेग नहीं है। ऊर्ध्वाधर गति ऊर्ध्वाधर वेग की वजह से होता है, क्षैतिज गति क्षैतिज वेग की वजह से होती है, क्षैतिज गति क्षैतिज वेग से होती है, ऊर्ध्वाधर गति ऊर्ध्वाधर वेग की वजह से होती है। ऊर्ध्वाधर वेग नहीं है, सोचो अगर ग्रेविटी ना होती, कल्पना करो ग्रेविटी ना होती तो क्या होता? बोला कण चलता रहता यूं ही। तो फिर इसका मतलब ऊपर नीचे, जो ऊपर नीचे कण जा रहा है इसमें u का कोई लेना देना नहीं है, क्षैतिज का ऊर्ध्वाधर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये वेग कोई काम नहीं आएगा। तो सीधा ऊंचाई h, ऊंचाई h, प्रारंभिक वेग 0, मतलब जो प्रारंभिक u है कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि क्षैतिज घटक है ये, ऊर्ध्वाधर घटक नहीं है। ऊर्ध्वाधर घटक 0 है। नीचे की तरफ कोई वेग नहीं है, नीचे की तरफ कोई वेग नहीं है ना, नीचे का वेग 0 है। इस वजह से हमारा फॉर्मूला लगेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, जिसमें इसका प्रारंभिक वेग 0 है प्लस 2gh, v बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2gh। ये आपका आंसर आ गया। तो फिर के क्षैतिज वेग कोई काम नहीं आएगा? बिल्कुल काम आएगा। क्षैतिज वेग क्षैतिज दूरी तय करवाने में काम आएगा। अगर ये पूछा जाता कि कितनी क्षैतिज दूरी तय करेगा, तो फिर u काम आएगा, क्योंकि ये जितनी भी, इसे यहां गिरना चाहिए था, ये यहां गिर रहा है, ये इस वेग की वजह से हुआ है। इस वेग की वजह से कण को यहां गिरना चाहिए था, वो यहां गिरा है। अगर u ना होता तो कण यहां गिर जाता, u की वजह से कण को यहां गिरने के बजाय यहां गिर रहा है। तो ये जो क्षैतिज दूरी तय हुई है, ये ऊर्ध्वाधर घटक के, क्षैतिज घटक के कारण है। इस दूरी में क्षैतिज घटक का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है ना? सवाल बहुत अच्छा था, शानदार सवाल था। अगला सवाल।
तो भाग दे दो किसका, डी वाई का भाग दे दो। tan इनवर्स वाई इधर आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर का भाग भी दे देंगे। ये आपका P और Q। P dy e की पावर tan इनवर्स वाई। ये आंसर हो गया। हाँ ये शायद गलत था क्योंकि ई के साथ तो क्या गुणा होगा, ई की पावर ही होगा। अगला सवाल। आयटा और माइनस आयटा, ये तभी किए हमने, आयटा और माइनस आयटा। डी स्क्वायर प्लस 4y बराबर साइन 2x का विशेष समाकलन पी आई कितना होगा? पी आई कितना होगा? तो पी आई बराबर हो जाएगा साइन 2x डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर, और वो अगर हम रखते हैं तो वो -2 का स्क्वायर आएगा जो कि माइनस का 4 आएगा। ये करने पे तो ये 0 आ जाएगा, 0 आएगा तो स्पेशल केस चलेगा। स्पेशल केस ये होता है हमारा, इस केस में अनंत वाले केस में जो हमारा स्पेशल केस है वो होता है 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n साइन ax
बराबर -1 की पावर n, x की पावर n, 2a की पावर n, फैक्टोरियल n, sin ax n इंटू π/2। तो यहाँ पे n का मान हमारे लिए 1 हो गया, a का मान 2 हो गया, a ये रहा, a का मान 2 हो गया। इससे निकालो चाहे इससे निकालो। -x/4 साइन का हो जाएगा cos, -x cos 2x/4। ठीक है, गलतियां मत करो यार। आठ क्रम वाले चक्रीय समूह में जनकों की संख्या कितनी होगी? अगर चक्रीय ग्रुप का 8 हो, ऑर्डर 8 हो, तो जनक कितने होंगे? अगर ऑर्डर ऑफ जी 8 है तो जनक कितने होंगे? तो सीधा आपको याद है तो बढ़िया, सीधा याद है। नंबर ऑफ जनरेटर हो जाएंगे हमारे बराबर फाइव n, 8 जो होता है वो बराबर होता है 2 की पावर 3। तो 8 का मान हो जाएगा 8, 1 - 1/2, 8 गुणा 1/2, 4। जनकों की संख्या हो जाएगी 4। नहीं 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 नहीं, सभी भाजकों की संख्या नहीं, सभी भाजकों की संख्या सब ग्रुप के बराबर होती है। नंबर ऑफ सब ग्रुप, नंबर ऑफ सब ग्रुप, नंबर ऑफ सब ग्रुप जो होते हैं ना वो होते हैं भाजकों की संख्या। नंबर ऑफ जनरेटर जो होते हैं वो 5n के बराबर होते हैं। 5n है 8 के सापेक्ष कितने लोग, कितने नंबर 8 से छोटे, कितने नंबर 8 के सापेक्ष अभाज्य, सापेक्षिक अभाज्य। 5 जो होता है ना आइलर का 5 फंक्शन, आइलर का 5 फंक्शन बताता है कि कितने नंबर है जो 8 के सापेक्ष, 8 से छोटे और 8 के बराबर तक, जो 8 से सापेक्षिक अभाज्य है, जो कि जनकों की संख्या के बराबर होता है। हाँ, वो x² d2y/dx²। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ठीक करा देता हूँ एक बार, है ना। नंबर ऑफ जनरेटर जो होते हैं ना वो इसके बराबर होते हैं। कोई भी चक्रीय ग्रुप में नंबर ऑफ जनरेटर, जनकों की संख्या, वो है 5n के बराबर। एक्चुअली 5n है क्या, पहले समझ लो 5n होता है क्या। 5n आपको बताता है 1 से n तक संख्याएं जो n के सापेक्ष अभाज्य है।
आपको ये देता है, ये उनकी गिनती बताता है 1 से लेकर n तक कितनी संख्याएं हैं जो n के सापेक्ष अभाज्य है। तो अभी जो आपने फाई 8 निकाला था ना, फाई 8, तो फाई 8 ने 4 उत्तर क्यों दिया था? फाई 8 ने 4 उत्तर इसलिए दिया था कि जो भी नंबर है वो देखो कौन कौन नंबर है जो 8 के सापेक्ष अभाज्य है, मतलब 1 और 8 में भाग देने पर, उन नंबरों में भाग देने पर महत्तम समावर्त्य 1 आता हो। तो 1 का महत्तम समावर्त्य 1 आता है, 3 का 1 आता है, 5 का 1 आता है, 7 का 1 आता है, इसीलिए उत्तर 4 आया था। तो ये आपको देता है कि कौन से नंबर है जो 8 के सापेक्षिक अभाज्य है। और सापेक्षिक अभाज्य का मतलब क्या होता है? जिनका महत्तम समावर्त्य 1 आता हो, जिनका जीसीडी 1 आता हो, ये आपको वो देता है। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, दूसरा एक और होता है नंबर ऑफ सब ग्रुप चाहिए आपको, नंबर ऑफ सब ग्रुप। तो फिर आपका टाउ एन देता है। टाउ एन होता है भाजकों की संख्या, एन के भाजकों की संख्या। तो दोनों में अंतर है। हाँ, जो टाउ फंक्शन होता है वो जो है ना भाजकों की संख्या देता है, और नंबर ऑफ सब ग्रुप भाजकों की संख्या के बराबर होते हैं। किसी नंबर जो है उसके भाजकों की संख्या निकाल लो या उसी ग्रुप के सब ग्रुप की संख्या निकाल लो चक्रीय में, वो बराबर होते हैं। ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इससे एक बात और पता चलती है कि ये नंबर ऑफ जनरेटर जो है ना, ये लोग जनरेटर है। अगर आपसे कई बार पूछ ले कि जनरेटर कौन है, तो ये जनरेटर है। 1 की पावर 1 इसका जनरेटर होगा, 1 की पावर 3 भी इसका जनरेटर होगा, 1 की पावर 5 भी जनरेटर होगा, 1 की पावर 7 भी जनरेटर होगा। ये जनरेटर्स होंगे। ये जो 8 के सापेक्ष जो नंबर है ना, ये सारे नंबर जनरेटर्स होंगे। 1 की पावर 1, 1 की पावर 3, 1 की पावर 5, 1 की पावर 7, ये चारों बंदे जनरेटर होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो चलो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का भाग दो इसमें। एक्स स्क्वायर का भाग देते ही d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भाग देते ही एक एक्स कट गया, अब कौन सा नियम लग रहा है? P प्लस क्यू एक्स, P प्लस क्यू एक्स 0 आ जाएगा। हल आ जाएगा y बराबर x। वो कह रहा है 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 है, नहीं है। 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 नहीं है, P प्लस क्यू एक्स 0 है, तो सिर्फ y बराबर x इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन है, राम एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में 40 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। अगर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है तो वो 40 मीटर तक फेंक पाता है, तो वह गेंद को क्षैतिज दिशा में किस महत्तम दूरी तक फेंक पाएगा?
देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, वो 40 मीटर गई। अब ऊपर फेंका है तो कोई वेग देके ही फेंका होगा, बिना वेग दिए तो नहीं फेंक सकता। ऊपर फेंका है तो कोई ना कोई वेग दिया होगा, मान लिया यू वेग है, यू वेग से फेंका है, ऊपर पहुंचेगी तो यहां के रुक जाएगी, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर -2gh, क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है इसलिए -2gh, अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग यू स्क्वायर -2g, h का मान 40, यू स्क्वायर का मान आ गया 80g के बराबर, यू स्क्वायर बराबर 80g। ये हमारा फेज 1 हो गया। फेज 2 में क्या कर रहा है, क्षैतिज में फेंक रहा है। अब उसी वस्तु को क्षैतिज में फेंक रहा है, अगर गेंद की क्षैतिज दिशा में किस महत्तम दूरी तक फेंक सकता है। अब क्षैतिज में फेंकेगा तो महत्तम दूरी तक फेंकना है तो 45 डिग्री के कोण पे फेंकना होगा, 45 डिग्री का कोण पे फेंकना होगा। महत्तम दूरी तय करनी है तो 45 डिग्री का कोण बना के फेंकना होगा। क्षैतिज प्रास आर बराबर होती है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटा जी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटा जी। यू स्क्वायर का मान रख दो, अल्फा का मान रख दो, 80g इंटू 45, साइन 45 का मान 1 बटा जी, जी से जी कट गया 80 मीटर। तो क्षैतिज में इसको कितनी दूर तक फेंक पाएगा, 80 मीटर तक फेंक पाएगा। ठीक है, सही है। देखो ऊपर की ओर फेंकता है तो वो 40 मीटर तक फेंक देता था, ऊपर 40 मीटर हो गया, ऊपर की ओर फेंकता है तो 40 मीटर तक फेंक पाता है। तो इससे हमने यू स्क्वायर का मान निकाल लिया। फिर आर का मान, यू स्क्वायर महत्तम फेंक रहा है मतलब 45 डिग्री पर, तो यू स्क्वायर बटा साइन 2 अल्फा जी, 45 मान रखा 80। अगला सवाल, ये हमारा फॉर्मूला था पीआई निकालने का, एक्स इंटू वी का पीआई। ये भी हमारे भी सेकंड ग्रेड में भी आया था, सेकंड ग्रेड में भी आया था ये सवाल। 1/f/d(xv) का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f/d(xv) का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला बराबर होता है x माइनस f-d/fd 1/f/dv। ब्रैकेट खोलोगे तो x 1/f/d v माइनस f-d f/d का स्क्वायर v। तो यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी लग रही है, ये आंसर हो जाएगा। एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकने पे 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले द्वारा पकड़ लिया जाता है, फेंकने के 2 सेकंड पश्चात पत्थर का वेग क्या होगा।
देखो अब ये कह रहा है कि टोटल 6 सेकंड लगे, 6 सेकंड बाद दोबारा पकड़ लेता है, मतलब वस्तु ऊपर भी चली गई, वापस नीचे भी आ गई, टोटल 6 सेकंड लगे। अब टोटल 6 सेकंड लगे मतलब 3 सेकंड जाने के लगे और 3 सेकंड आने के लगे। तो जाने के लगे 3 सेकंड, आने के 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में वस्तु टॉप पे आ गई थी। तो टाइम हो गया 3 सेकंड। मान लेते हैं एच ऊंचाई उसने तय की है, प्रारंभिक वेग जो भी रहा है वो u है, अंतिम वेग 0 रहा होगा, अंतिम वेग 0 रहा होगा। u का मान निकाल लेते हैं, v स्क्वायर बराबर, h का मान नहीं दिया है तो पहले h निकालना होगा, पहले हमें h निकालना होगा, और h निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे पहले v बराबर u माइनस जी टी का इस्तेमाल करेंगे जिससे u निकल जाए। v का मान 0 है, u का मान अभी हमें निकालना है, जी टी का मान हमारे पास है 3 सेकंड, तो u का मान आ गया 3g, तो प्रारंभिक वेग हो गया 3g के बराबर। ये प्रारंभिक वेग हो गया। अब कितने सेकंड, 2 सेकंड पश्चात कण कहां पे होगा, 2 सेकंड पश्चात, 3 सेकंड में तो वो पूरा जा रहा है, तो 2 सेकंड में यही कहीं होगा। मान लो ए बिंदु पर है, तो निकालते हैं कि ए पे कितना होगा। दो सेकंड पश्चात वेग कितना होगा, तो v बराबर u माइनस जी टी, v बराबर u का मान 3g के बराबर, g का मान g के बराबर, t का मान 2 के बराबर, v बराबर हो गया g, g यानी 9.8 मीटर पर सेकंड, ये आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया। देखो हमने क्या ट्रिक यूज की, टोटल 6 सेकंड लगे, टोटल 6 सेकंड लगे, मतलब 3 सेकंड जाने के 3 सेकंड आने के, वापस पकड़ रहा है ना, तो फेंक रहा है, जा रही है वापस आ रही है, तो टोटल 6 सेकंड लगे, तो 3 सेकंड जाने के हो गए, 3 सेकंड आने के हो गए, तो टोटल 3 सेकंड हुए। तो 3 सेकंड जाने के, तो अगर जाएगी तो ऊपर जाके रुकेगी तभी तो नीचे आएगी, तो ऊपर वेग 0 हो गया, प्रारंभिक वेग जो भी दिया था वो u था, अंतिम वेग 0 हो गया, समय 3 सेकंड का हो गया। ये फॉर्मूला लगा के अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग का मान निकाल लिया। फिर उसके बाद कह रहा 2 सेकंड पश्चात कहाँ होगी, तो फिर से 2 सेकंड पश्चात वेग क्या होगा, तो v बराबर u माइनस जी टी, इसमें मान रखा 2 सेकंड और वेग पता कर लिया। इसका समाकलन गुणांक क्या होगा, हाँ ऊपर जाने में और नीचे आने में बराबर समय लगता है। गुरुत्वीय त्वरण की यही खास बात है, गुरुत्वीय त्वरण कांस्टेंट होता है, इसलिए वो लगातार बराबर वेग आपका कट करता है और बराबर वेग ही देता है। ये बैंकों की तरह नहीं है, ये बैंक्स की तरह नहीं है कि आपसे ज्यादा ब्याज लेती है, आपको कम ब्याज देती है। प्रकृति बेईमानी नहीं करती। बैंकों में देखा आपने, बैंकों में क्या होता है, आप वही 1 लाख रुपए जब बैंक में रखते हैं तो बैंक आपको कम ब्याज देती है, और वही 1 लाख बैंक अगर किसी और को देती है उधार तो उससे ज्यादा ब्याज लेती है ना। लेकिन ग्रेविटी ऐसा नहीं करती, ग्रेविटी दोनों साइड में सेम प्ले करती है। अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो वो उसके वेग को उसी तरीके से कम करेगी, ऊपर जा रही है तो उसी रेट से कम करेगी, और अगर नीचे आ रही है तो उसी रेट से बढ़ाएगी, एक ही रेट से कम करेगी, एक ही रेट से बढ़ाएगी, यानी बिल्कुल जीरो सम।
ना एक्स्ट्रा लेगी ना एक्स्ट्रा देगी, इसलिए वस्तु का जाने का और आने का सेम रहता है। इसमें भाग दे दो एक्स स्क्वायर 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भाग देने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऑप्शन कटे हुए हैं, ठीक है। आवाज गई? नहीं तो आ रही है। चलो बस ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं और एक क्लास और लेके कल से हम लोग गाइडेंस क्लास स्टार्ट करेंगे। कल से हमारी ये प्रैक्टिस क्लास बंद करेंगे और कल से बचे हुए कुछ दिन जो हैं उनमें हम गाइडेंस क्लास रखेंगे। उसमें हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि पेपर कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। ये बाकी लोग जो लेट आए हैं उन लोगों के लिए कि भाई कल से हम ये वाली क्लासेस बंद कर देंगे, प्रैक्टिस वाली अब हो गया, क्योंकि इतना टाइम हो गया तो काफ़ी है। अब 3 दिन हम कुछ और बातें कर ले जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा के टाइम पे ये बातें होनी ज़रूरी भी है कि भाई पेपर कहाँ से अटेम्प्ट करें, क्या अटेम्प्ट करें, क्या गलतियाँ होती है, कौन सी गलतियों से बचना है, वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं उन पे बात करें, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोग।